अभी रिसेंटली तक इंडिया में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड चल रहा था कि कुछ भी चीज़ अगर उसमें केमिकल है तो वो बेकार है। Likely contain high levels of toxic chemicals. Man-made forever chemicals. They are ingredients linked to cancer. अगर वो 100% नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, हर्बल है, मतलब वो चीज़ हमारे लिए बढ़िया है। हर ब्यूटी ब्रांड बस यही बोलता था कि हम लोग नेचुरल हैं। पतंजलि वो पहला ब्रांड था जिसने ये वेव स्टार्ट करी थी और फिर मामा अर्थ ने इसी वेव को राइड किया और कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के बीच में ये एक इमेज बन गई थी कि यार अगर हमने कुछ भी केमिकल लगाया तो हमारा स्किन हमारी बॉडी के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अगर कुछ भी चीज हर्बल है तो वो चीज सबसे प्योर और सबसे अच्छी। लेकिन इसी वेव के टाइम पे दो भाई आते हैं जयपुर से और बोलते हैं हम तो केमिकल देंगे, लेबल पे लिख के देंगे, परसेंटेज के साथ लेंगे और प्राउडली केमिकल ही बेचेंगे। आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जिसकी सेल स्टार्ट हुई थी एक सिंपल इंस्टाग्राम पोस्ट से। 3000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन, इंडिया की D2C हिस्ट्री में सबसे बड़ी ऑल कैश डील और फाउंडर्स के हाथ में आई डायरेक्टली 1700 करोड़ रुपए कैश। अगर तुमने अभी तक गेस नहीं किया है तो ये स्टोरी है मिनिमलिस्ट की। We are a skincare brand that started on two very basic principles and ethos. दो भाई, थोड़े केमिकल्स और एक सच बोलने की हिम्मत जिसने पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक IIT केमिकल इंजीनियर का ज्ञान एक ब्रांड का बेस बन गया, कैसे केमिकल जो इंडिया में एक गाली हुआ करती थी जिसको अपनी स्किन पे लगाने से लोग डरते थे, वो कैसे इस ब्रांड का USP बन गया, क्यों HUL ने 3000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन दिया और वो कौन सी 7 स्ट्रैटेजीज है जिनसे एक स्टार्टअप ने मामा अर्थ जैसे बड़े ब्रांड को 8 महीने में पीछे छोड़ दिया। दिस इज अर्पेश शर्मा एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द बिजनेस। बात है 2018 की, जयपुर। दो भाई मोहित और राहुल यादव दोनों आराम से अपनी जिंदगी काट रहे थे। कार देखो जैसी अच्छी कंपनी में बहुत ही सीनियर पोजीशन पे थे, उनकी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल थी। फिर एक दिन मोहित को कॉल आता है कार देखो की टीम से और वो बोलते हैं कि उसको लंदन शिफ्ट होना पड़ेगा या हांगकांग। उनको रियलाइज हो गया कि अगर वो बाहर चले जाएंगे तो वो कब आएंगे इंडिया, कब अपने दोस्तों से अपने फैमिली वालों से मिलेंगे, इसका कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने वो डिसीजन लिया कि वो बाहर नहीं जाएंगे। तब कोई बड़ी कंपनी का कोई विजन नहीं था, कोई मार्केट रिसर्च नहीं थी, बस एजेंडा था तो सिर्फ एक कि अपने भाई के साथ रहना है। दोनों ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि बिजनेस करेंगे और साथ में ही करेंगे। पहले उन्होंने मैंगो स्ट्रीट शुरू किया जो किड फैशन का एक ब्रांड था। 2010 से 2012 तक वही किया। फिर इवेंचुअली उन्होंने कार देखो ज्वाइन कर लिया, दोनों ने साथ में, और एक बहुत ही अच्छा पैकेज उठाने लग गए। फिर कार देखो में मोहित की इंडोनेशिया जाने की बात चल रही थी तो सीधा मोहित ने मना कर दिया अगर जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे वरना दोनों ही नहीं जाएंगे। पर कार देखो की टीम ने मना कर दिया और इसलिए मोहित वापस आ गया और उसका डिसीजन कैंसिल हो गया। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2018 में, तो उन लोगों ने एक नया ब्रांड चालू किया विच वाज अबाउट पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर बाय द नेम ऑफ फ्रीविल। अच्छा चला, उन्होंने लगभग 2.5 लाख लोगों को प्रोडक्ट भी बेचा, रिव्यूज भी बहुत फिनोमिनल थे। लेकिन उनको एक चीज समझ में आई कि यार ये चीज ना स्केलेबल नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता कि स्केलेबल क्या होता है, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि हम सेम एफर्ट के साथ एक ही प्रोडक्ट को या एक ही सर्विस को हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचा पाए। कस्टमर रिव्यूज बहुत अच्छे फिनोमिनल होने के बाद भी दिक्कत यही आ रही थी कि हर कस्टमर के लिए अलग प्रोडक्ट बनाना पड़ता था जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट चला जाता था। उनको ऐसा कुछ बनाना था जो बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल हो और मास ऑडियंस तक पहुंच पाए। हर एक कस्टमर के लिए अलग प्रोडक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था, पैसा भी, इसलिए ये स्केलेबल नहीं था। अपने सपने पूरे करने के लिए उनको कुछ अलग ही मॉडल चाहिए था, इसलिए उन्होंने फिर इवेंचुअली फ्री विल बंद कर दिया। लेकिन उनका कभी भी लॉस नहीं हुआ। उनको एक सबक मिल गया, अगर हम लोग पर्सनलाइजेशन में घुसेंगे तो कभी भी स्केल नहीं पहुंच पाएंगे। इसी के साथ साथ ये चीज़ करते हुए उनको एक और चीज़ रियलाइज हुई और हिट हुई कि यार ब्यूटी केयर में, पर्सनल केयर में मार्केट में डिमांड तो बहुत बड़ा है और गैप भी बहुत बड़ा है। फिर आता है ईयर 2020, कोविड, लॉकडाउन। इंडिया लिटरली घर में बंद हो गया और ये दो भाई एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाले थे और उसका नाम रखा मिनिमलिस्ट। लेकिन जिसके पहले हम आगे जाएं, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब भी तुम कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हो या खरीदने वाले होते हो, तुम अपने आप से क्या चीज़ें देखते हो या पूछते हो? क्या वो हर्बल है, नेचुरल है, केमिकल फ्री है, आयुर्वेदिक है? क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया ने और इंटरनेट में हम लोगों के दिमाग में ये ख्याल डाल दिया था कि अगर किसी भी चीज़ में केमिकल है तो वो गंदा है और कोई भी चीज़ अगर आयुर्वेदिक है और नेचुरल है मतलब वो हमारी सेहत के लिए, बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी है। ये वेव स्टार्ट हुआ था पतंजलि से, फिर मामा अर्थ ने भी सेम पे बिल्ड किया। लेकिन फिर इवेंचुअली एक रिसर्च होती है और उसमें पता लगता है 79% ऑफ द ग्रीन क्लेम्स या तो एग्जैजरेटेड है या तो बहुत ही मिसलीडिंग है। अगर मैं इसका सिंपल टर्म्स में मतलब बताऊं तो ये समझ लो 100 में से 79 बार जो भी बोला जाता था कि कोई चीज़ हमारे लिए नेचुरली बहुत अच्छी है, या तो वो गलत थी या तो ओवर एग्जैजरेटेड थी। और राहुल यादव जो IIT के केमिकल इंजीनियर थे, वो ये बात बहुत ही अच्छे से जानते थे।
उन्होंने लिटरली सब कंपनीज के पैकेट पढ़ रखे थे जो आगे तो नेचुरल लिखते थे, लेकिन जब पीछे लेबल पढ़ने जाते थे तो उसमें वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स निकलते थे। उन्होंने एक और चीज नोटिस करी कि एलोवेरा एक्सट्रैक्ट जो है वो भी टेक्निकली होने में तो एक केमिकल ही है। इनफैक्ट पानी वो भी एक केमिकल है जिसका नाम है H2O। सो बेसिकली कुछ भी चीज टिपिकली केमिकल फ्री नहीं होती, लेकिन इंडिया को ये चीज कौन समझाए। इसलिए मिनिमलिस्ट डिसाइड करता है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम केमिकल का नाम भी लिखेंगे, उसको सबसे फ्रंट पे भी लिखेंगे, उसका परसेंटेज भी लिखेंगे और उसको सबसे बड़े फॉन्ट में लिखेंगे और प्राउडली क्लेम करेंगे कि इसमें कौन सा केमिकल है। आज जब हम इसके बारे में सोचते हैं हमें लगता है इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो काफी नॉर्मल है। लेकिन आज से थोड़ा 4-5 साल पहले जाके सोचने की कोशिश करो, जब हर कोई सिर्फ नेचुरल और हर्बल के पीछे भाग रहा था, उस टाइम पे एक बोल्ड स्टेप लेना और अपने केमिकल्स का नाम सबसे बड़े फॉन्ट में सबसे बड़े साइज में लिखना बहुत ही बोल्ड मूव था। क्योंकि इंडिया में आयुर्वेदा लिटरली अपने पीक पे था, हर कॉम्पिटिटर नेचुरल बोल रहा था और उसमें लाखों करोड़ों रुपए मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहा था। और ये दो भाई दूसरी तरफ आके बोलते हैं कि देखो हमारे प्रोडक्ट में तो 10% नाइसिडामाइड है, 2% सल्फ्यूरिक एसिड है, रेटिनॉल है 0.3%। और ये चीज को ये बैक करते थे सिंपल लॉजिक और साइंस से कि ये केमिकल्स तुम्हारे लिए अच्छे हैं और हम ये चीज तुमसे छुपाएंगे भी नहीं। लॉरियल ने भी ये सेम एंगल 2016-17 में ट्राई किया था, लेकिन वो फेल हो गए। मार्केट उस चीज के लिए रेडी ही नहीं था। 2020 में कोविड के वक्त डर्मेटोलॉजिस्ट यूट्यूब पे आ गए, लोगों को केमिकल के बारे में सिखाने लगे, तब मार्केट उसके लिए एक्चुअली रेडी बना। मिनिमलिस्ट की टाइमिंग उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी। ब्लैक और व्हाइट पैकेजिंग, ना कोई रंग ना कोई फैंसी डिजाइन। और जब फाउंडर से पूछा गया इसका क्या रीजन है, तो फिर मोहित ने सिंपली बोला हम लोग ब्लैक और व्हाइट है, कोई ग्रे जोन है ही नहीं। सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। देयर इज नथिंग बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज नथिंग इन द ग्रे एरिया। ये पैकेजिंग एक स्टेटमेंट बन गया, एक रेबिलियन बन गया, एक ऐसी इंडस्ट्री के अगेंस्ट खड़ा हो गया जो अभी तक लाखों लोगों को बेवकूफ बना रही थी। फिर आता है वो हफ्ता जब 1000 से ऊपर बॉटलें लिटरली 2 से 3 दिन में बिक गई। अक्टूबर 2020, मिनिमलिस्ट का पहला दिन। एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट जाता है और सिर्फ 3 वर्ड्स होते हैं, वी आर लाइव। फॉलोअर्स थे उनकी 200-300। प्रोडक्ट भी कुछ ज्यादा नहीं बनाए थे, सिर्फ 1000 बॉटल्स थी। मार्केटिंग बजट था 0, कोई सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट नहीं था, ना कोई इन्फ्लुएंसर डील्स थी। लेकिन तब भी 2 से 3 दिन में 1000 की 1000 बॉटलें बिक गई। और ये देख के फाउंडर्स खुद हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि रिस्पॉन्स इतना अच्छा आएगा। एक ब्यूटी यूट्यूबर ने प्रोडक्ट डिस्कवर किया, उसकी पैकेजिंग देखी, ट्रांसपेरेंसी देखी और वो इतनी इंप्रेस हो गई, उसने खुद की कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया, यार एक बार ये ब्रांड ट्राई करके देखो, फाइनली कोई सच बोल रहा है। दूसरे इन्फ्लुएंसर्स ने जब उनका वीडियो देखा तो ये वीडियो एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करने लगा। 2 महीने में 10,000 फॉलोअर्स हो गए, बिना एक भी रुपए मार्केटिंग पे स्पेंड करे। प्रोडक्ट इतना ज्यादा ऑनेस्ट था कि जितने भी ऑनेस्ट लोग हैं, ऑनेस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो खुद ही उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने लग गए। और यही बना मिनिमलिस्ट का सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज। सो अब हम बात करते हैं उन 7 स्ट्रैटेजीज की जिसने इस कंपनी को आज 3000 करोड़ तक का बना दिया। स्ट्रैटेजी 1, ऑनेस्ट ब्रांडिंग। जहां पे बाकी सारे ब्रांड हजारों करोड़ों रुपए स्पेंड कर रहे थे ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए, ये लोग ट्रांसपेरेंट रहे। केमिकल्स का नाम लिखा, इनफैक्ट उनका एग्जैक्ट परसेंटेज तक लिखा, वो भी पैकेजिंग के फ्रंट पे। क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स अच्छे बुरे जैसे भी आए, सारे के सारे ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पे अपलोड किए। इनफैक्ट वो इतना दूर तक गए कि उन्होंने सप्लायर का नाम भी लेबर पे लिखा, और इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी उनका लिटरली एक यूएसपी बन गया। स्ट्रैटेजी 2, उन्होंने लिटरली प्रोडक्ट को हीरो बनाया। फंडिंग आते ही उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्ट किया तो फैक्ट्रीज में, ना कि मार्केटिंग में। जो ब्रांड्स फंडिंग आते ही लाखों लोग मार्केटिंग में उड़ा देते, इन्होंने सोचा कि हम लोग सबसे पहले फैक्ट्री डालेंगे, सारा प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल हमारे अंडर लेंगे। इसी के साथ साथ जो भी रॉ मटेरियल्स थे, भले ही वो 40-50% महंगे आते थे, लेकिन बेस्ट क्वालिटी के मंगाए। जो केमिकल्स इंडिया में अवेलेबल नहीं थे वो ग्लोबली मंगाए। उन्होंने अपना सारा पैसा प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में लगाया इंस्टेड ऑफ मार्केटिंग। स्ट्रैटेजी 3, रियल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई पेड इन्फ्लुएंसर्स नहीं, उन्होंने पूरा प्रोसेस किया। पहले किसी को प्रोडक्ट दिया, 3 महीने वेट किया और उससे फिर रिव्यू लिया, क्या फायदा हुआ, क्या इंप्रूवमेंट दिखा, और फिर उसी की वीडियो बना के एड्स रन किए। प्रोडक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो पर्सन उसको यूज करता था वो खुद ही उसकी मार्केटिंग करने लग जाता था। अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में बताऊं तो जहां पे पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री का मार्केटिंग स्पेंड लगभग 40 से 50% रहता है, इस पर्टिकुलर ब्रांड का सिर्फ 25% था। और जब बात आती है रिटर्न ऑन एड स्पेंड की, मतलब जब आप 1 रुपये डालते हो एड से तो आपको बदले में कितने रुपए का रेवेन्यू आता है, तो वो भी इस पर्टिकुलर ब्रांड का 4x था, जहां पे इंडस्ट्री में वो सेम नंबर 1.5 या 3x है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, लीन प्रोडक्ट रेंज। लॉन्च होते ही उन लोगों ने एक बार में 10-15 प्रोडक्ट्स नहीं निकाले, एक प्रोडक्ट निकाला, फिर 6 महीने बाद अगले 5-6 प्रोडक्ट निकाले। दूसरी तरफ अगर मैं इसको बाकी ब्रांड से कंपेयर करूं तो मामा और तो शुगर जैसे ब्रांड के ऑलरेडी 500 से ज़्यादा ऊपर SKUs हैं।
कम प्रोडक्ट का सिंपल मतलब होता है तुम्हें कम इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, तुम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा फास्ट मूव करा सकते हो और एफिशिएंटली बिजनेस कर सकते हो। स्ट्रैटेजी नंबर 5, अफोर्डेबल प्राइसिंग। प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स थे लेकिन मार्केटिंग तब भी कम थी और जो फैक्ट्री थी वो खुद की थी। एज ए रिजल्ट जो प्राइस थी उसको फिर भी कंट्रोल में रखा जा सका। प्रोडक्ट की प्राइस अगर 200 भी होती तो उसकी तब भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग रखी जाती 600 की। अगर मैं इसको कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करूं तो वो सेम प्रोडक्ट जो सेम चीज़ें क्लेम करते थे उनकी प्राइसिंग थी 1000 से 2000 रुपये के बीच में। सरप्राइजिंग पार्ट ये थी 50% से ज़्यादा रेवेन्यू टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आने लगा। मास इंडिया को पकड़ना कोई आसान चीज़ नहीं है व्हेनेवर इट कम्स टू स्किन केयर एंड दैट ऑल्सो एट अ गुड प्राइस पॉइंट। स्ट्रैटेजी नंबर 6, कस्टमर लव। रिपीट रेट इस प्रोडक्ट का था 60%, जहाँ पे एवरेज इंडस्ट्री होता है 15 से 22%, इनका था 60%। लॉन्च के पहले 2 महीने में फाउंडर खुद सारे ईमेल्स पढ़ते थे, डीएम्स पढ़ते थे, अगर कोई नेगेटिव रिव्यूज होता था उसको टैकल करते थे, उसको डिलीट नहीं करते थे जो बाकी ब्रांड्स करते हैं। और HUL ने 3000 करोड़ देके यही चीज़ खरीदी, यही रॉयल कस्टमर्स खरीदे हैं। इन्हें रिप्लेस करना लिटरली इम्पॉसिबल जैसा है। स्ट्रैटेजी नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूशन। ऑनलाइन से ऑफलाइन तक सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए अपनी खुद की वेबसाइट से स्टार्ट किया, फिर नाइका पे, फिर अमेजोन पे और अब फिर बेसिकली हर एक दुकान पे अवेलेबल हो रहे हैं ऑफलाइन। 90% रेवेन्यू आज भी ऑनलाइन हो रहा है और ऑफलाइन अभी भी ग्रो कर रहा है। HUL के पास आज 9 मिलियन स्टोर है और यही मेन रीज़न था कि उसने क्यों मिनिमलिस्ट को एक्वायर किया। HUL के मैनेजमेंट को पता है कि प्रोडक्ट में दम है और एक बार अगर इनका ये प्रोडक्ट स्टोर्स में पहुंच जाए तो इसकी सेल्स और स्काई रॉकेट हो जाएगी। अगर मैं आपको इनके नंबर्स के बारे में बताऊं तो इन्होंने फर्स्ट ईयर में 21 करोड़ का रेवेन्यू किया जिसके अंदर से 4 करोड़ प्रॉफिट था। दूसरे साल में 105 करोड़ का रेवेन्यू, तीसरे साल में 184 करोड़ का रेवेन्यू और चौथे साल में 350 करोड़ का रेवेन्यू। हर साल रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि चारों साल प्रॉफिट था। स्टार्टअप में हमेशा ये देखने को मिलता है जब भी ग्रोथ होती है तो या तो कंपनी कैश बर्न करने लग जाती है और अगर प्रॉफिट होता है कंपनी का तो उसकी ग्रोथ ऑब्वियसली स्लो हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी थी जिसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डबल हो रही थी, सेल्स डबल हो रही थी और उसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन थी। अगर मैं आपको और शॉकिंग नंबर्स बताऊं तो मामा अर्थ को अपने 100 करोड़ रेवेन्यू टच करने में 3 साल लग गए थे, शुगर को 100 करोड़ रेवेन्यू टच करने में 4 साल लग गए थे, लेकिन मिनिमलिस्ट को सिर्फ 8 महीने। अब हम बात करते हैं कि HUL ने एग्जैक्टली मिनिमलिस्ट को खरीदा क्यों? क्या ये प्रोडक्ट के लिए था? आंसर है नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो वो खुद भी बना लेता। तो फिर किसके लिए था? ब्रांड के लिए, मे बी पार्शियली। लेकिन असली रीजन HUL ने 3000 करोड़ रुपए दिए, दैट वाज बिकॉज ऑफ द रिपीट परसेंटेज ऑफ 60%। वो लॉयल कस्टमर्स जो ब्रांड ऑलरेडी बना चुका था, HUL उनको चाह के भी रिप्लेस नहीं कर पाता। सीरीज A में HUL ने इन्वेस्ट किया था, 2-3 साल ऑब्जर्व किया, देखा कि ये लोग एकदम धूम मचा रहे हैं और फिर इसके बाद उनको डायरेक्टली 3000 करोड़ रुपए का ऑल कैश डील दिया। और अगर तुम सोचो कि फाउंडर्स ने फिर इसको बेचा क्यों, अगर कंपनी इतनी अच्छी चल रही थी तो उसका सिंपल रीजन ये है कि D2C ऑनलाइन का गेम एकदम अलग होता है और ऑफलाइन का गेम एकदम अलग, जिसको बिल्ड करने में सालों लग जाते। फाउंडर्स को पता था कि ऑफलाइन एकदम अलग गेम है और उस दुनिया का राजा है HUL। HUL की इंडिया में 90 लाख से ऊपर दुकानें हैं, 100+ कंट्रीज में इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। मिनिमलिस्ट को जब HUL का हाथ मिला वो ब्रांड कहां से कहां तक पहुंच गया। सो अब बात करते हैं इस पूरी बिजनेस केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है। जब पूरी इंडस्ट्री झूठ बोल रही तब उन्होंने सच बोलने की डेयरिंग दिखाई और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने खुद के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करा और कस्टमर लव पाया, ना कि फेक मार्केटिंग करने पे फोकस किया। वंस अगेन दिस वाज अर्पेश शर्मा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग ब्रांड की केस स्टडी लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।